दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी विचित्र परिस्थितियां पैदा हो गई है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली और लखनऊ के बीच कुछ चल रहा है। कुछ लोग दिल्ली के इशारे पर अपनी चालें चल रहे हैं, तो कुछ लोग लखनऊ के इशारे पर अपनी चाल चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच नागपुर से लखनऊ पहुंचे मोहन भागवत क्या वाकई कोई पैचअप कराने पहुंचे हैं, कोई बीच का रास्ता निकालने पहुंचे हैं, या जिस प्रकार का रटा रटाया बयान उन्होंने दिया कि संघ भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल नहीं करता, संघ के स्वयंसेवक जरूर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की किसी भी राजनीतिक भूमिका में संघ की कोई अपनी भूमिका नहीं होती। क्या यह सिर्फ मीडिया को दिया जाने वाला बयान है, या वाकई दिल्ली और लखनऊ के द्वंद्व में संघ अपने आप को असहाय पा रहा है? ताजा मामला उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और महज 2-3 दिनों के अंदर वो सब कुछ देखने को मिला है जिसकी कल्पना कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर वाली भारतीय जनता पार्टी में कोई कर भी नहीं सकता था। अभी 3-4 दिनों पहले ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान आया। एक इंटरव्यू में दरअसल उन्होंने कहा कि प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो बटुक ब्राह्मण गए थे और उनके साथ उन बटुकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो महापाप है। अब उसे महापाप तो वो कर कह रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि जब वो महापाप कर रहे थे तो किसके ऊपर दोषारोपण कर रहे थे? क्योंकि जिसे वो महापाप कह रहे थे वो दरअसल राज्य के लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, राज्य के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन का मामला था, और पुलिस प्रशासन और राज्य का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति, यह पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। तो क्या उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने मुख्यमंत्री यानी अपने पॉलिटिकल बॉस के ऊपर ही राजनीतिक तौर पर हमलावर थे? मामला दरअसल यहीं पर नहीं रुका, मामला उससे आगे भी बढ़ता है। और उसके बाद एक इंटरव्यू में वो कहते हैं, तत्काल बाद एक दूसरे इंटरव्यू में वो कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपके बॉस यानी आप जिनकी कैबिनेट में काम करते हैं यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो तो पूरे जीवन एक ही पार्टी में रहे। इस सवाल पर ब्रजेश पाठक तमतमा गए और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप अपने रिसर्च को दुरुस्त कीजिए। इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार से ही कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप अपने रिसर्च को दुरुस्त कीजिए और उनके बारे में मुझसे कुछ बुलवाने की कोशिश मत कीजिए। ये अपने आप में इतना बड़ा इशारा था जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि दिल्ली और लखनऊ के बीच चीजें सामान्य नहीं है। और सामान्य इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब दिल्ली के प्रदूषण के ऊपर, जी हाँ, उस दिल्ली के प्रदूषण के ऊपर जहां अरविंद केजरीवाल की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की सरकार है, उस दिल्ली में जो प्रदूषण है उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे सवाल उठाए कि सांस लेना भी दिल्ली में मुश्किल होता है। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का जो इकोसिस्टम है, दिल्ली आते आते वो इकोसिस्टम योगी आदित्यनाथ के अनुकूल नहीं रह जाता? क्या उसमें सांस लेना दूभर हो जाता है, या वाकई दिल्ली के प्रदूषण से योगी आदित्यनाथ इतने चिंतित हैं? लेकिन सवाल यह भी है कि योगी आदित्यनाथ तो दिल्ली में 19 साल सांसद रहे। 19 साल भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी भी सांसद नहीं रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के पहले 19 साल दिल्ली में बिता चुके हैं। तब भी दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं था, तब वो प्रदूषण पर सवाल नहीं उठा रहे थे, बल्कि प्रदूषण पर सवाल तो अपनी सरकार बनने के बाद उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ब्रजेश पाठक जिस टोन में कहते हैं, उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये कहते हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, अपना रिसर्च दुरुस्त कर लीजिए, वो आखिर इशारा क्या करता है? योगी आदित्यनाथ कितने दिन भाजपा में रहे, कितने दिन भाजपा में नहीं रहे, ये सभी जानते हैं। कितने चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़े या बीजेपी के कैंडिडेट को जितवाने में लगे रहे, और कितने चुनाव में उन्होंने बीजेपी से इतर कैंडिडेट का समर्थन किया, ये सब कुछ भी रिकॉर्ड पर है। लेकिन उसका जिक्र करने के लिए तंज भरे अंदाज में सीधे सीधे ये कहना कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरे मुंह से कुछ मत निकलवाइए और आप अपनी रिसर्च को दुरुस्त कर लीजिए, यदि एक पत्रकार को यह इशारा किया जाता है, वो भी ब्रजेश पाठक के द्वारा, तो आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है?
लेकिन जरा ब्रजेश पाठक पर नजर डालें तो क्या ब्रजेश पाठक लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहे? जी नहीं। ब्रजेश पाठक लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पहुंचे थे और बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें लोकसभा में बसपा का फ्लोर लीडर भी मनोनीत किया था। अब ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी में है, उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं और पत्रकार को ही कह रहे हैं कि रिसर्च को दुरुस्त कीजिए कि कितने दिन वो भाजपा में रहे, कितने दिन ना रहे। दोबारा जब उन्होंने सवाल पूछा नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को लेकर, तब उन पत्रकार महोदय को योगी आदित्यनाथ ब्रजेश पाठक ने कहा दूसरे वाले, यानी पहले वाले तो नरेंद्र मोदी हैं, उनके बारे में वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो भी क्लियर कर रहे हैं। दूसरे वाले यानी सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या चल रहा है, अब जरा इसके आगे बढ़ते हैं। आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत की तकरीबन 40 मिनट की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद 15-15 मिनट 15-15 मिनट मोहन भागवत ने दोनों डिप्टी सीएम को दिए, यानी 15 मिनट ब्रजेश पाठक को तो 15 मिनट केशव प्रसाद मौर्य को। और उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर बटुक ब्राह्मणों को, जी हां, जिन बटुक ब्राह्मणों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले को वो महापाप बता रहे हैं, उन्हीं बटुक ब्राह्मणों को 101 बटुक ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाकर उनका सम्मान कर रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं। जी हां, 101 बटुक ब्राह्मणों को उन्होंने अपने घर पर बुलाया, उनका सम्मान किया, उन्हें भोजन वगैरह कराया। अब सवाल उठता है कि बटुक ब्राह्मणों के साथ जो कथित दुर्व्यवहार हुआ वो महापाप, ये बयान भी दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कितने दिन भाजपा में रहे, कितने दिन नहीं रहे, इसको लेकर वो तंज भी कस रहे हैं। मोहन भागवत से भी दोनों की मुलाकातें हो रही है और उसके तत्काल बाद ब्रजेश पाठक बटुक ब्राह्मणों का सम्मान भी कर रहे हैं। किसी का सम्मान करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बयान, तंज और इन सब के बीच सियासी खिचड़ी और इन सब के बीच सम्मान, कहीं ना कहीं राजनीतिक संदेश तो साफ छुपा हुआ है। वरना आप देख लीजिए, किसी भी राजनीतिक दल में एक मंत्री, भले ही वो डिप्टी सीएम ही क्यों ना हो, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ तंज भरी भाषा का इस्तेमाल करे, ये सामान्य राजनीतिक घटना नहीं कही जा सकती। लेकिन ये अब देखने को मिल रहा है। अब इससे आगे बढ़कर देखें कि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां क्या है और किस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की सियासत उलझी हुई है, कौन किसके पीठ पर हाथ रखकर खेल रहा है और कौन सह और मात के इस खेल में किसे प्यादा और किसे वजीर समझकर बैठा हुआ है। इस पूरे खेल को समझने के लिए जरा लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर एक साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 की परिस्थितियों को देखें तो काफी सारी चीजें साफ हो जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 ने साफ दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चुनावी हिंदुत्व बिखर चुका था। चुनावी हिंदुत्व इस कदर बिखरा कि अखिलेश यादव का पीडीए सर चढ़कर बोल रहा था। बसपा के कमजोर पड़ने से राहुल गांधी की संविधान वाली अपील और दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व कहीं ना कहीं सपा के साथ जाने के लिए दलितों को एक आश्वासन भी, राजनीतिक आश्वासन भी मुहैया करा रहा था। तो जो राजनीतिक आश्वासन या पॉलिटिकल एश्योरेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से दलित मतदाताओं को इंडिया गठबंधन से जुड़ने के लिए लोकसभा चुनाव में प्रेरित कर रहा था, वो परिस्थितियां अब भी विद्यमान है। यहां तक कि फैजाबाद की सामान्य सीट जो अयोध्या जहां पर है, तो अयोध्या वाली सीट भी भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हार गई, समाजवादी पार्टी से हार गई, सामान्य सीट दलित नेता से हार गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक विमर्श का स्तर, राजनीतिक विमर्श का स्तर 2014, 2017, 2019 और 2022 से कितना बदल चुका है। गंगा से लेकर यमुना तक और गोमती तक बहुत पानी बह चुका है और इस बहते हुए पानी के बीच न तो योगी आदित्यनाथ अब हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने की स्थिति में राजनीतिक तौर पर खुद को पा रहे हैं और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस राजनीतिक हैसियत में नजर आ रहे हैं जिस राजनीतिक हैसियत में वो 2013, 14 या 17 में नजर आ रहे थे। तब प्रधानमंत्री का एक चर्चित जुमला चलता था, अखिलेश यादव कहते थे कि उनका काम बोलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि अखिलेश जी आपका काम नहीं, आपका कारनामा बोलता है। आज की तारीख में किसका काम बोलता है, किसका कारनामा बोलता है,
इन सब की झलक लोकसभा चुनाव में तो मिल चुकी है। विधानसभा चुनाव अगला पड़ाव होने जा रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए जो सियासत उलझी हुई है, उससे कहीं ज्यादा सामाजिक समीकरण उलझे हुए हैं। उस उलझे हुए समीकरण के बीच संघ और भाजपा क्या संदेश देना चाहते हैं? संघ अपने हिंदुत्व की लाइन ले रहा है। किसी भी तरह से आरक्षण, जाति जनगणना और हिंदुत्व, इन सब के बीच एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है कि कहीं जाति जनगणना, पीडीए या सामाजिक न्याय की बात के बीच, आरक्षण के बीच, यूजीसी वाले विवाद के बीच बीजेपी का चुनावी हिंदुत्व एक बार फिर से न बिखर जाए। इस वजह से संघ जो बीच की लाइन ले रहा है कि किसी तरह से चुनावी हिंदुत्व को फिर से जिंदा किया जाए, वहीं भाजपा के नेता अलग अलग तरीके से अलग अलग संदेश दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही उत्तर प्रदेश की ठाकुर ब्राह्मण राजनीति और जो एक स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, वो धीरे धीरे सर उठा रही थी। उस वक्त अगड़ा बनाम पिछड़ा या चुनावी हिंदुत्व के नाम पर वो थोड़ी दबी हुई जरूर दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ की सत्ता चलती गई, उसके बाद परिस्थितियां सर उठाना शुरू कर गई। और इन सब के बीच राज्य की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को जब से बनाया गया, यानी ब्राह्मण समाज के एक नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उसके बाद विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ ऐसी टिप्पणियां भी हुई जिसको लेकर जातीय माहौल बनाने की कोशिश हुई या बनता चला गया। तो एक तरफ ब्राह्मण समाज की नाराजगी, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का जाति से राजपूत होना, कहीं ना कहीं ठाकुरवाद की तरफ जो समाज को ले जाने की कथित कोशिशें या कथित आरोप है, उन आरोपों के दायरे को यदि अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीतिक चाशनी में डुबोने की जो यूपी में कोशिशें थी, उन कोशिशों ने बीजेपी का लोकसभा चुनाव के बाद और ज्यादा सामाजिक बटाधार कर दिया है। तो इस बटाधार के बीच योगी आदित्यनाथ के जिम्मे ठाकुर वोटर्स को बचाने की जिम्मेदारी, ब्रजेश पाठक जैसों के जिम्मे ब्राह्मणों को यह आश्वासन देने की जिम्मेदारी कि योगी आदित्यनाथ चुनाव तक तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, चुनाव के बाद इन्हें मुख्यमंत्री नहीं रखा जाएगा, लिहाजा ब्राह्मण समाज भाजपा से जुड़ा रहे। योगी आदित्यनाथ ठाकुरों को यह संदेश दे रहे हैं कि तीसरी बार मुख्यमंत्री वही बनेंगे, मोदी शाह उन्हें हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वो खुद 240 पर सिमट चुके हैं और उनकी वो राजनीतिक हैसियत नहीं रही कि चुनाव जीत कर आने की स्थिति में योगी आदित्यनाथ को हटा दे। तो ठाकुरों को भी वो मैसेज दे रहे हैं। और तीसरी तरफ पंकज चौधरी के रूप में कुर्मी नेता को, ओबीसी नेता को प्रदेश में संगठन की कमान देकर प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यह संदेश दिया जा रहा है कि चूंकि ठाकुर वोटों का सवाल है, लिहाजा योगी आदित्यनाथ को विधानसभा चुनाव तक तो बर्दाश्त करना होगा, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पिछड़े वर्ग के नेता को दिया जा सकता है। यानी एक तरफ पिछड़ों को संतुष्ट करने की कोशिश, एक तरफ ब्राह्मणों को संतुष्ट करने की कोशिश, जिसमें ब्रजेश पाठक यदि संभव हो तो योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसते नजर आए, बटुक ब्राह्मणों का सम्मान करते भी नजर आए और एक सामाजिक संदेश भी देते नजर आए। योगी आदित्यनाथ ठाकुर वोटर्स की नाराजगी जो लोकसभा चुनाव में दिखी थी, उसे भी साधते हुए नजर आए। और रही बात दलित वोटर्स के, इंडिया गठबंधन या अखिलेश यादव राहुल गांधी के गठबंधन के बीच उनके साथ जुड़ने की, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ जुड़ने की, तो वो पूरी तरह से उधर ना जुड़ पाए या ठीक ठाक संख्या में उधर ना जुड़ पाए। तो चूंकि चंद्रशेखर रावण के पास बहुत बड़ा प्रदेश स्तरीय संगठन नहीं है जिससे वो बसपा जैसी या कांसीराम मायावती के वर्चस्व के दौर जैसे हालात पैदा कर सके, लिहाजा बहुजन समाज पार्टी भी अब एक्टिव हो रही है या एक्टिव करने की, सक्रिय करने की कोशिशें हो रही है। हर तरह से उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण को भाजपा के अनुकूल कैसे बनाया जाए, इसके लिए तमाम तरह के राजनीतिक घोड़े छोड़े जा चुके हैं। लेकिन राजनीतिक घोड़े छोड़ने की पूरी प्रक्रिया के दरमियान एक शख्स जिसे सब कुछ पता है, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के करीबी लोगों का यह मानना है, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोग इस बात को मानते भी हैं, कि गोरखपुर और लखनऊ इस बात को बखूबी जानती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने कार्यकाल में किसी को तीसरा मौका नहीं देने वाले। शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं दिया, रमन सिंह को भी नहीं दिया, वसुंधरा राजे को भी नहीं दिया, तो भला योगी आदित्यनाथ को कैसे दे देंगे? अपने गृह राज्य में विजय रूपाणी से लेकर आनंदीबेन पटेल तक किसी को नहीं दिया।
देवेंद्र फडणवीस को भी बड़ी मुश्किल से दिया गया, एक असाधारण परिस्थितियों में दिया गया, वरना उन्हें भी मिलने के चांसेस नहीं थे। तो योगी आदित्यनाथ को भला कैसे दे देंगे? और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी के बाद कौन? अब चूंकि नरेंद्र मोदी 75 बसंत देख चुके हैं और उसके बाद की परिस्थितियों में चर्चा स्वाभाविक है कि अब मोदी के बाद कौन की होड़ बहुत तेज होनी है। उसमें भी अमित शाह के लिए योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना संभव नहीं है और इस बात को योगी आदित्यनाथ बखूबी जानते हैं कि चुनाव जीतने की स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल ठाकुर वोटों के को भाजपा के साथ जोड़े रखने के लिए, ब्राह्मणों को भाजपा के साथ बनाए रखने के लिए ब्रजेश पाठक ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन इन सब से आगे क्या योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित कर खुद को लाल कृष्ण आडवाणी जैसी स्थिति में देखने के लिए तैयार कर पाएंगे? जैसे वसुंधरा राजे खुद को देख रही हैं, जीत कर भाजपा आती है, पर्ची से मुख्यमंत्री निकलता है। शिवराज सिंह चौहान देख रहे हैं, जीत कर भाजपा आती है, पर्ची से मुख्यमंत्री निकलता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इसके लिए तैयार है? यही वो परिस्थितियां हैं। और इन सब से आगे क्या पिछड़ा वर्ग इस बात पर एतबार करने के लिए तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को यदि हटाएगी तो किसी ओबीसी नेता को ही मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अब तक ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं दिया है। पुराने जमाने में भारतीय जनता पार्टी इसलिए ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं देती थी क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ब्राह्मण नेता काबिज थे जो देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। लिहाजा वो उत्तर प्रदेश के अंदर तब ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने से भारतीय जनता पार्टी को देने या न देने की किसी परिस्थितियों का मतलब नहीं था, क्योंकि तब ब्राह्मण वोटों को बांध कर रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ही काफी थे। आज दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी की भूमिका भी जाति जनगणना की डिमांड के दौर में बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस सामाजिक समूह से, ओबीसी के भीतर के जिस सामाजिक समूह से आते हैं, उस सामाजिक समूह की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में बहुत थोड़ी सी है। उससे कई गुना ज्यादा यादव, कुर्मी और कुशवाहा समाज, मौर्य समाज की जनसंख्या है। और डोमिनेंट ओबीसी यानी प्रभुत्वशाली ओबीसी जिसे कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं देने वाले। वो वोट देंगे अखिलेश यादव के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, यूजीसी के फॉर्मेट के नाम पर, यूजीसी के जो विवादास्पद कानून है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है उसके नाम पर, वो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी में आरक्षण के नाम पर, जाति गणना के नाम पर, इन तमाम चीजों पर डोमिनेंट ओबीसी का की वोटिंग प्राथमिकताएं तय होनी है। न तो पंकज चौधरी वोट दिला पाएंगे और ना ही स्वतंत्र देव सिंह दिला पाएंगे और ना ही अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज का वोट दिला पाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य मौर्य समाज का वोट दिला पाएंगे, इसकी गुंजाइश तो पिछले चुनाव में ही खत्म होती दिखी थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। तो अब ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी दिख रहा है, प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि समाज के अलग अलग वर्ग को भरमाए रखकर, मुलम्मा देते हुए उन्हें अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश है, ताकि यूपी में बीजेपी का सामाजिक समीकरण न बिगड़े। क्योंकि कल्याण सिंह को जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त भी पिछड़े वर्गों में जो संदेश गया, भारतीय जनता पार्टी को वो संदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंचा गया था। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंची, राजनाथ सिंह लखनऊ की सत्ता से तो बाहर हो गए, लेकिन राजनीतिक रूप से इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए जहां सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का पद ही उनसे दूर रह गया। और उत्तर प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई, राजनाथ सिंह का कद फिर से घटने लगा। इस तथ्य को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि अब जिस राजनीतिक ऊंचाई पर वो पहुंच चुके हैं, लखनऊ में भाजपा की सरकार बने और योगी मुख्यमंत्री ना बने, यहां उनका नुकसान हो सकता है, लेकिन भाजपा की सरकार न बने और योगी सत्ता से बाहर भी हो जाए, तब भी योगी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जरूरत बने रहेंगे। और उस परिस्थिति में भी अमित शाह या देवेंद्र फडणवीस योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर बॉय के तौर पर उसी तरह मुकाबला नहीं कर सकते जिस तरह 2014 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले न तो राजनाथ सिंह टिक पाए, न नितिन गडकरी टिक पाए और न ही शिवराज सिंह चौहान या सुषमा स्वराज टिक पाई थी। वो यूएसपी योगी आदित्यनाथ ने अपनी बना ली है।
और वो यूएसपी बनी रहे, इसके लिए योगी आदित्यनाथ या तो भाजपा के मुख्यमंत्री रहे या भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। ये दोनों ही परिस्थितियां करीब करीब समान स्तर की परिस्थितियां हैं, लेकिन सरकार बने और योगी मुख्यमंत्री ना बने, ये परिस्थिति योगी आदित्यनाथ के लिए राजनीतिक तौर पर बियाबान में जाने जैसी परिस्थितियां हैं। ब्रजेश पाठक राजनीतिक बियाबान से निकलकर उप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन बड़ी चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी बड़ी चढ़ाई का मंसूबा पाले बैठे। पंकज चौधरी भी बड़ी चढ़ाई की रेस से खुद को दूर नहीं रख पा रहे। तो इस रेस को खुला छोड़ देने या इस रेस को 2027 के बजाय 2032 तक के लिए सीमित रखने की परिस्थितियां पैदा हो जाए, उसे ही रोकने की कोशिश में संघ और भाजपा दोनों लगे हुए। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर जो चल रहा है वो बड़ा दिलचस्प खेल है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।